27 मई 1997 का दिन तनाए होते एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों और टीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक था। हुआ ये कि जब सुबह 5 बजे के अराउंड एक कर्मचारी स्कूल का गेट खोलने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि स्कूल के गेट के ठीक सामने एक कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। वो कटा हुआ सर काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल में था एंड ऑलमोस्ट म्यूटिलेट करना शुरू कर चुका था। पुलिस को बुलाया गया एंड जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि ये कटा हुआ सर जून हासे नाम के एक बच्चे का था। जब पुलिस ने उसके उस कटे हुए सर को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करा तो उन्होंने देखा कि उसके मुंह के अंदर एक नोट पड़ा हुआ है। उस नोट में किलर ने लिखा हुआ था कि अब ये एक गेम की बिगिनिंग है, तुम पुलिस वाले मुझे रोक कर दिखाओ अगर रोक सकते हो तो, क्योंकि मैं लोगों को मरता हुआ देखने के लिए डेस्परेट हूँ एंड मैं जब भी किसी को जान से मारता हूँ तो उससे मुझे एक थ्रिल मिलता है एंड अ ब्लडी जजमेंट इज़ नीडेड फॉर माई ईयर्स ऑफ ग्रेट बिटरनेस। अब इस नोट में पुलिस ने दो चीज़ें नोटिस करी। पहली ये थी कि इस नोट में जो किलर था उसने शूल किलर लिखा हुआ था स्कूल किलर की जगह पर। सेकंड चीज़ जो उन्होंने नोटिस करी वो ये थी कि इस किलर ने अपने नोट में क्रॉस लाइक सिंबल का भी इस्तेमाल करा हुआ था, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर बना रहा था ज़ोडिएक किलर से। एंड यही सारी चीज़ें देख कर लोगों ने ये भी अंदाज़ा लगाया कि ये जो किलर है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है ज़ोडिएक किलर से। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए, पुलिस अभी भी इस जून हासे वाले केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि उसको किसने मारा एंड क्यों मारा होगा। इतने में ही कोबे की एक लोकल न्यूज़ एजेंसी कोबे शिनबू के पास एक लेटर आता है। ये लेटर लिखने वाले ने कन्फेस करा था कि उसी ने जून हासे का मर्डर करा था एंड उसी ने उसका कटा हुआ सर ले जाकर स्कूल के सामने रखा था। इस लेटर में वो ये भी कहता है कि वो आगे और भी मर्डर्स करने वाला है। आगे इस लेटर में उसने पुलिस को मॉक करते हुए ये लिखा था कि अब ये एक गेम की शुरुआत है, मैं अपनी लाइफ को स्टेक पर रख रहा हूँ इस गेम के लिए एंड अगर मैं पकड़ा गया तो मोस्ट प्रोबेबली फांसी पर लटका दिया जाऊँगा। पुलिस को गुस्सा होना चाहिए एंड डेस्परेट भी मुझे पकड़ने के लिए, क्योंकि जब मैं किसी इंसान को जान से मारता हूँ तभी मुझे आज़ाद फील होता है उस हेट्रेड से जो कि मैं रोज़ फेस करता हूँ एंड मुझे ये सब करने से सुकून मिलता है। ये लेटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड आगे चलकर उसने एजुकेशन को भी इस लेटर में काफ़ी ज़्यादा मॉक करा था, ये कहते हुए कि एजुकेशन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से आज वो ऐसा इंसान बन गया है। सबसे बड़ा जो क्लू पुलिस को मिला इस लेटर से वो ये था कि लेटर के एंड में किलर ने अपना नाम भी बताया हुआ था एंड वो नाम था सकाकीबारा साइतो। अब जापानीज़ लैंग्वेज में जब तुम सकाकीबारा लिखते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है ओनीबारा से एंड क्योंकि किलर ने ये भी स्पेसिफाई नहीं करा था कि उसका नाम सकाकीबारा है या ओनीबारा, तो न्यूज़ एजेंसीज ने जब इस पूरे लेटर वगैरह को देखा एंड उन्होंने जब नाम को पढ़ा तो उन्हें लगा कि किलर ने अपना नाम ओनीबारा बताया है। तो इसीलिए जितनी भी सारी न्यूज़ आई, जितने भी सारे न्यूज़पेपर में खबरें छपी, उनमें यही बताया गया कि किलर ने अपना नाम ओनीबारा बताया है। ये देखकर जो साकीबारा किलर था बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया एंड एक काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भरा लेटर उसने न्यूज़ एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ निकाला। उस लेटर में उसने ये लिखा था कि अगली बार से अगर तुम में से किसी ने भी मेरा नाम गलत प्रोनाउंस करा तो मैं हर हफ्ते 3 वेजिटेबल्स को जान से मार दूंगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं सिर्फ बच्चों को जान से मार सकता हूँ तो तुम बहुत ही ज़्यादा गलत हो। अब आई डोंट नो इसके पीछे उसका कुछ हिडन मतलब था कि लाइक वो 3 वेजिटेबल्स को हर हफ्ते मार सकता है, तो हो सकता है कुछ हिडन मतलब हो, लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि उसने यही बोला था कि वो वेजिटेबल्स को हर हफ्ते मारेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इस केस की ये थी कि ऑल्दो सकाकीबारा ने काफ़ी सारे लेटर्स लिखे थे पुलिस को मॉक करते हुए कि मुझे पकड़ कर दिखाओ एंड ये सब, लेकिन जब पुलिस ने सीरियसली इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के कुछ ही टाइम बाद पुलिस ने साकीबारा को पकड़ भी लिया था। उसको पकड़कर अरेस्ट कर लिया गया था एंड जब उससे इन्वेस्टिगेशन करी गई तो स्टार्टिंग में तो उसने कुछ भी कबूल नहीं करा, बट जब उससे थोड़ा सा सख्ती से ये सारी चीज़ें पूछी गई तो उसने न सिर्फ जून हासे के मर्डर को कन्फेस करा बल्कि उसने 2 और लड़कियों के मर्डर को कन्फेस करा एंड 3 लड़कियों के असॉल्ट को भी कन्फेस करा। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात ये थी कि ये 9 से 10 साल के बच्चों को जिस सकाकीबारा ने मारा था वो खुद 14 साल का था।
अब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा गया है कि जितने भी सीरियल किलर्स वगैरह होते हैं उनकी जो फैमिली होती है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है। या तो उनकी फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस होती है, या तो हेल्यूसिनेशंस होते हैं, या फिर अल्कोहल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा जाता है। जिन सारी चीज़ों को देखकर वो अपने बचपन में यही सारी चीज़ें देखते हैं एंड बड़े होकर वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड बन जाते हैं। लेकिन सकाकीबारा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल फैमिली में बड़ा हुआ था एंड उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा, उसके 2 भाई, एक कुत्ता एंड उसकी ग्रैंड मदर थे। लेकिन इतना नॉर्मल फैमिली में पैदा होने के बाद भी सकाकीबारा की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो खुद के बारे में उसकी सोच थी, वो काफ़ी ज़्यादा लो थी। वो खुद के बारे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली सोचता था एंड उसका मानना ये था कि वो एक काफ़ी ज़्यादा गंदा, सिक माइंडेड एंड डिस्टर्ब्ड इंसान है। उसकी ग्रैंड मदर जानती थी कि सकाकीबारा अपने बारे में कितना नेगेटिवली सोचता है एंड इसीलिए वो सकाकीबारा से काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन शो भी किया करती थी, उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करा करती थी। लेकिन सकाकीबारा का ये मानना था कि जो उसकी ग्रैंड मदर हैं वही इस पूरी दुनिया में एक लौती ऐसी इंसान है जो उससे प्यार कर सकती हैं, ये देखते हुए भी कि वो कैसा इंसान है। सकाकीबारा भी अपनी ग्रैंड मदर से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुका था एंड इसीलिए उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था अपनी ग्रैंड मदर की डेथ को एक्सेप्ट करना। जब सकाकीबारा 5 साल का हुआ था तब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा लोनली हो गया था एंड वो सोचने लग गया था ज़िंदगी और मौत के बारे में, स्पेसिफ़िकली मौत के बारे में कि आखिर ये होती क्या है एंड इसका क्या रिलेशन है ह्यूमन लाइफ से। इस सब के बाद से ही सकाकीबारा का इंटरेस्ट आने लगा था वेपन्स में एंड वेपन्स के आसपास रहने पर उसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील होने लग गया था। इतना कंफर्टेबल वो वेपन्स के आसपास फील करने लग गया था कि वो जब अपने स्कूल भी जाता था तो या तो एक चाकू लेकर जाता था या फिर एक सिज़र लेकर जाता था। अब ये जो स्कूल में वेपन्स वगैरह लेकर जाने वाली बात थी, इस पर सकाकीबारा का ये कहना था, जब भी मेरे पास कोई नाइफ़ या सिज़र होती है तो उन्हें अपने हाथों में एक पिस्टल की तरह रख कर मैं अपने अंदर की इरिटेशन को शांत कर पाता हूँ। मैं एक स्लग की तरह हूँ जिसके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई शेल है ही नहीं एंड इसीलिए वो स्लग कभी भी स्नेल नहीं बन सकता। इसीलिए मैंने अपने अंदर एक लेयर, एक शेल बना ली है जिससे कि मैं ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और जब भी मुझे अपने आसपास ख़तरा महसूस होता है तो मैं उस शेल के अंदर छुप जाता हूँ। अब सकाकीबारा ने ख़ुद को स्लग से कंपेयर इसीलिए करा था बिकॉज स्लग्स जो होते हैं उनके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई शेल नहीं होती है, जबकि दूसरी तरफ जो स्नेल्स वगैरह होते हैं उनके पास एक शेल होती है जिसके अंदर घुस कर वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ख़तरों से। अब स्लग्स के बारे में ये जो बात थी कि उनके पास कोई प्रोटेक्शन के लिए शेल नहीं होती है, इस चीज़ को सकाकीबारा ने काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले लिया था एंड उसने काफ़ी सारे स्लग्स वगैरह को पकड़ कर डाइसेक्ट करना शुरू कर दिया था, उनको काटना पीटना शुरू कर दिया था। वो उनको काटता था एंड उनके अंदर के बॉडी पार्ट्स या फिर तुम कह सकते हो इंटरनल ऑर्गन्स को देखने की कोशिश करता था। अब स्लग्स को कुछ टाइम तक काटने पीटने के बाद वो आगे बढ़ा एंड इसके बाद उसने फ्रॉग्स को काटना शुरू कर दिया। फ्रॉग्स को जब उसने काटना शुरू करा तो उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये लगी उनमें कि जब भी वो उन्हें काटना शुरू करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा तड़पते हैं खुद को बचाने के लिए। फ्रॉग्स का ये तड़पना देखकर खुद की जान बचाने के लिए सकाकीबारा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड उसने काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रॉग्स को ही डाइसेक्ट करा, उनको काट कर देखा, उनके इंटरनल ऑर्गन्स को देखा एंड काफ़ी लंबे टाइम तक यही सब करने के बाद सकाकीबारा को ये रियलाइज़ हुआ कि फ्रॉग्स का जो इंटरनल सिस्टम्स हैं जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं इंसानों के सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड इंटरनल सिस्टम्स के। अब सकाकीबारा की ग्रैंड मदर के डेथ के कुछ महीनों बाद ही उसका जो कुत्ता था उसकी भी डेथ हो जाती है। अब सकाकीबारा इन दोनों की ही डेथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था एंड एक दिन उसने नोटिस करा कि एक बिल्ली उसके घर में आकर उसके कुत्ते का खाना खा रही थी। ये चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया एंड गुस्से में उसने उस बिल्ली को पकड़ा एंड मारना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो ये चीज़ उसने गुस्से में करी थी कि कैसे कोई बिल्ली उसके कुत्ते का जो मर गया है जिससे वो इतना ज़्यादा अटैच था उसका खाना खा रही थी। स्टार्टिंग तो उसने ये चीज़ गुस्से में करी थी लेकिन बीच में उसे बिल्ली को मारते हुए मज़ा आने लग गया था। उसने बताया कि जब वो बिल्ली को मार रहा था तो उसको एक सेक्सुअल थ्रिल महसूस हुआ एंड जब उसने डाइसेक्ट करा उस बिल्ली को तो उसे सेक्सुअल प्लेजर मिला था एंड इसी के बाद सकाकीबारा की लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग और डिस्टर्बिंग इवेंट आता है।
मैं तुम्हें डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ उसने क्या करा था, बट व्हाट ही डिड वाज वो अपने ग्रैंड मदर की ग्रेव पर गया एंड वहाँ जाने के बाद उसने ख़ुद को सेक्सुअली सेटिस्फाई करा अपनी ग्रैंड मदर की ग्रेव पर खड़े होकर। कुछ लोगों का कहना है कि इस टाइम पर वो अपनी ग्रैंड मदर का ही एक फ़ोटो देख रहा था, लेकिन ये बात कन्फर्म्ड नहीं है। जब मैं जूनियर हाई स्कूल तक पहुंचा तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था इन कैट्स वगैरह को जान से मारते हुए, एंड मैं फैंटेसाइज करने लग गया था कि कैसा फ़ील होगा अगर मैं किसी इंसान को, मेरे जैसे किसी दूसरे इंसान को जान से मारूं तो। February 10th 1997 शाम के 4 बज रहे थे एंड दो बच्चियां अपने स्कूल से घर की तरफ जा रही थीं। तभी सकाकीबारा की नज़र इन दोनों पर पड़ी एंड जैसे ही उसने देखा कि ये दोनों अकेली हैं, वैसे ही उसके अंदर पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और इन दोनों के पीछे भागने लग गया। जैसे इन दोनों लड़कियों ने एक लड़के को अपने हाथ में हथौड़ा लेकर इनकी तरफ आते हुए देखा तो ये भी भागने लगी खुद को बचाने के लिए, लेकिन सकाकीबारा काफ़ी तेज़ भाग रहा था और वो इनके पास पहुंचकर इन दोनों को हथौड़े से मारने लग गया जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया कि ये दोनों मर चुकी हैं। इसके बाद वो वहाँ से भाग गया बिना किसी को देखे। दोनों ही लड़कियों को चोटें तो काफ़ी ज़्यादा गहरी और काफ़ी ज़्यादा बुरी आई थीं, लेकिन फॉर्चुनेटली इन दोनों की ही जान बच गई थी। 3 मार्च 1997 सकाकीबारा उसी हथौड़े को लेकर एक पार्क में घूम रहा था अपने नेक्स्ट विक्टिम की तलाश में। तभी उसकी नज़र जाती है अयाका यामाशिता नाम की एक बच्ची पर जो उस पार्क में खेल रही थी। सकाकीबारा उसके पास जाता है एंड उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपने हाथ धो सकता हो। यामाशिता उसको वो जगह बताती है, लेकिन सकाकीबारा उससे कहता है कि क्या वो उसे वहाँ तक ले जा सकती है, वो उसके साथ उस जगह तक चल सकती है। मान जाती है बात को एंड वो सकाकीबारा को अपने साथ लेकर उस जगह पर पहुँच जाती है। एंड जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, सकाकीबारा उस बच्ची से कहता है कि क्या तुम मेरी तरफ मुड़ सकती हो, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। एंड जैसे ही वो बच्ची उसकी तरफ मुड़ती है, वैसे ही सकाकीबारा अपने उस हथौड़े से उस पर मारना शुरू कर देता है। वो उस हथौड़े से कई बार उस बच्ची को मारता है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से एंड फिर वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर सकाकीबारा इस इंसिडेंट के बारे में ये लिखता है, मैंने आज एक एक्सपेरिमेंट करा ये पता लगाने के लिए कि एक इंसान कितना ज़्यादा नाजुक होता है। जैसे ही उस लड़की ने मेरी तरफ मुड़कर देखा, मैंने उस पर हैमर से अटैक कर दिया। आई थिंक मैंने उसे कुछ बार मारा होगा, लेकिन उस वक्त मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे याद ही नहीं है। सकाकीबारा को ये पता चला कि वो बच्ची जिस पर उसने अटैक करा था वो मर चुकी है, तो इस सब के बारे में 23 मार्च को सकाकीबारा ने ये लिखा, सुबह मेरी मॉम ने बताया कि जिस बच्ची पर पार्क में अटैक करा गया था वो मर चुकी है। मेरे पकड़े जाने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं एंड आई थैंक यू गॉड बमोइदुकी। प्लीज़ मुझे आगे भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करते रहिएगा। मोइदुकी बेसिकली एक इमेजिनरी गॉड था जो कि सकाकीबारा ने अपने दिमाग में बनाया हुआ था। इसके बाद सकाकीबारा ने एक और लड़की पर अटैक करा था चाकू से इस बार, एंड वो उस बच्ची का पेट काटने की कोशिश कर रहा था, बट फॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाया एंड वक्त पर ही वहाँ पर कोई आ गया एंड वो वहाँ से भाग तो गया, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच्ची भी बच गई थी जिस पर उसने अटैक करा था। लेकिन इसके बाद जो सकाकीबारा ने मर्डर करा वो इतना ज़्यादा ब्रूटल था और इतना ज़्यादा उसके लिए बड़ी बात थी ये कि उसने उसको पब्लिक डिस्प्ले के लिए एक स्कूल के सामने फेंक दिया था। 25 मई 1997 जूनहासे नाम का बच्चा अपने पेरेंट्स को ये बताकर कि वो अपने ग्रैंडफादर के घर पर जा रहा है, अपने घर से निकला था। रास्ते में कोइंसिडेंटली सकाकीबारा से मिला। जूनहासे सकाकीबारा को ऑलरेडी जानता था बिकॉज जो सकाकीबारा था वो उसके दोस्त का बड़ा भाई था एंड वो पहले भी सकाकीबारा से मिल चुका था, तो ऐसे अनजान आदमी नहीं था सकाकीबारा उसके लिए। लेकिन सकाकीबारा के मन में जूनहासे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स थी। जूनहासे से जब भी सकाकीबारा मिला था तो जूनहासे काफ़ी ज़्यादा काइंड था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उससे बात करता था। ये अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन सकाकीबारा के मन में ये इस तरह से फिट हुआ कि सकाकीबारा तो एक बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान है, बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है, वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता है इतना अच्छे से ट्रीट किया जाना। एंड जूनहासे उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है एंड इसीलिए उसे जूनहासे को जान से मारना पड़ेगा। अब सकाकीबारा ने यह डिसाइड कर लिया था कि वो जूनहासे को जान से मारने वाला है।
उसने क्या करा, उसने जून हासे से बोला कि पहाड़ी के ऊपर एक ब्लू कलर का टर्टल है जो कि उसे देखना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है देखने में। जून हासे क्योंकि जानता था ऑलरेडी सकाकीबारा को, तो वो क्यों उसकी बात नहीं मानता, वो उसी के साथ चलने लगा। एंड पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर सकाकीबारा ने जून हासे का गला दबाना शुरू कर दिया एंड सकाकीबारा ने गला दबाकर जून हासे को जान से मार दिया। जिसके बाद वहीं पहाड़ी पर ही सकाकीबारा ने जून हासे का सर काट कर उसकी बॉडी से अलग कर दिया एक हैंड सॉ की मदद से। इसके बाद उसने जो जून हासे की बॉडी थी उसको पहाड़ी पर ही एक चीज़ के नीचे छुपा दिया एंड सर को अपने साथ अपने घर ले गया। एंड यहाँ पर उसने जो सर था जून हासे का, उसके साथ कुछ ऐसे काम करे जिनको वो खुद ही वर्स देन मर्डर कहता है। यही बताया गया कि सकाकीबारा ने जून हासे के उस कटे हुए सर को खुद को सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए यूज़ करा था बेसिकली। एंड उसने इवन इजैकुलेट भी करा था उस कटे हुए सर पर। इसके बाद उसने जून हासे के कटे हुए सर को ले जाकर स्कूल के सामने रख दिया था सुबह के 3 बजे। एंड जब 5 बजे कोई कर्मचारी स्कूल का गेट खोलने के लिए पहुंचा तो उसे जून हासे का ये कटा हुआ सर स्कूल के गेट के सामने पड़ा हुआ मिला। सकाकीबारा से इसके बारे में पूछा गया कि उसने क्यों कटा हुआ सर ले जाकर उसे स्कूल के सामने रखा था, तो सकाकीबारा का ये कहना था, लेट मी कन्फेस समथिंग, आई थॉट इट वॉज अ साइट ऑफ ब्यूटी। इसी के बाद वो सारे इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें कि उसने जून हासे के मुंह के अंदर नोट फंसाया था पुलिस को मॉक करने के लिए। इसके बाद उसने न्यूज़ एजेंसी को एक और लेटर भेजा था पुलिस को मॉक करने के लिए। बट एट द एंड इन्वेस्टिगेशन करी गई इन सारी चीज़ों पर और फाइनली सकाकीबारा को अरेस्ट कर लिया गया था। अब इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ और हुई थी। लोगों ने सोचा था काफ़ी ज़्यादा सीवियर क्राइम्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर सज़ा भी मिलेगी कल्प्रेट को, यानी कि सकाकीबारा को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये देखा कि सीवियर तो काफ़ी ज़्यादा हैं क्राइम, बट क्योंकि सकाकीबारा एक माइनर भी है, उस टाइम वो सिर्फ़ और सिर्फ 14 साल का था, इसीलिए उन्होंने सकाकीबारा का रियल नेम भी पब्लिक में रिलीज़ नहीं करा था। चलिए, पुलिस ने जब उसको अरेस्ट करा था तो उसको बॉय ए नाम से एड्रेस करा जा रहा था हर जगह पर। उसका रियल नेम पुलिस ने कहीं रिलीज़ ही नहीं करा, उसको या तो बॉय ए नाम से एड्रेस करा जा रहा था या फिर सकाकीबारा नाम से। सकाकीबारा जो नाम था वो सकाकीबारा ने खुद को एक तरह से, वो होता है ना जैसे कि मैं कोई चैनल खोल रहा हूँ अपना तो मैं कुछ एकदम बढ़िया सा नाम रखूँगा सोचकर, वैसे ही सकाकीबारा ने ये सकाकीबारा नाम एक सीरियल किलर नेम रखा था अपना देने के लिए, ये उसका रियल नेम नहीं था। सकाकीबारा के इस केस को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करा जाता है ओताकू किलर या फिर ड्रैकुला किलर के केस से भी, जो कि मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले कवर करा था। बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल तो ये क्राइम्स हैं ही, बट इनमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन भी हैं एंड काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा। बट उसको इससे भी कंपेयर करा गया था। अक्टूबर 1997 को जब अरेस्ट कर लिया गया था उसने सारे क्राइम्स को कन्फेस भी कर लिया था। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा बिकॉज़ वो माइनर है इसीलिए उसको एक रिफॉर्म प्रोग्राम में भेजा जाएगा। पहले उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाले रिफॉर्म प्रोग्राम में भेजा गया था, उसके बाद उसको थोड़े से नॉर्मल वाले में डाल दिया गया था एंड इसके बाद कुछ टाइम बाद ही उसको फिर से एक बार स्ट्रिक्ट वाले रिफॉर्म प्रोग्राम में डाल दिया गया था। 1997 से लेकर 2003 तक जो सकाकीबारा था वो रिफॉर्म प्रोग्राम में रहा था। इसके बाद एक और फिर से कमेटी बिठाई गई एंड उन लोगों ने ये डिसाइड करा एंड उन्होंने पब्लिक को ये बताया, मीडिया को ये बताया कि जो सकाकीबारा है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है एंड वो रेडी है दोबारा से अपने आप को सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए, वो दोबारा से सोसाइटी में रहने के लिए एकदम ठीक हो चुका है। इसी के साथ 2003 में सकाकीबारा को उस रिफॉर्म प्रोग्राम से रिलीज़ भी कर दिया गया था। एंड पुलिस ने यहाँ पर एक चीज़ और करी कि उन्होंने विक्टिम्स की फैमिलीज़ को ये बता दिया था कि सकाकीबारा को रिलीज़ करा जा रहा है एंड उसको कहाँ भेजा जा रहा है, वो कहाँ पर रहेगा। एंड सकाकीबारा से ये भी कहा गया था कि उसको जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ के पुलिस स्टेशन में उसको हर महीने या हर हफ्ते जाकर रिपोर्ट देनी होगी कि अभी भी वो वहीं पर है, ताकि जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ वगैरह हैं वो सेफ़ रहें। पुलिस ने सकाकीबारा को रिलीज़ तो करा लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली, ताकि सकाकीबारा अपनी एक न्यू लाइफ शुरू कर सके बिना किसी को ये पता लगे कि वो एक किलर है।
इसीलिए पुलिस ने क्या डिसाइड करा, उन्होंने सकाकी बारा को एक काफ़ी ज़्यादा सुनसान से इलाके में भेजा, मतलब जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम पॉपुलेशन थी, जहाँ पर कि वो जाकर अपना करियर वगैरह सेट वगैरह कर सके, इसी सब के लिए। सकाकी बारा का रिलीज़ होने के बाद ये कहना था कि उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है वो सारी चीज़ों के बारे में सोचकर जो उसने अपने बचपन में करी हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है विक्टिम्स के लिए एंड विक्टिम्स की फैमिलीज़ के लिए। उसने काफ़ी सारे लेटर्स भी लिखे विक्टिम की फैमिली को कि उनसे अपॉलजीज़ वगैरह मांगते हुए ये सब, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उसने सेंड करे थे ये लेटर्स या फिर नहीं। उसने ये भी बताया कि उसको काफ़ी ज़्यादा मन करता है वो किसी तरह से कंपनसेट कर सके, मतलब बेसिकली वही पैसे वैसे देकर थोड़ा सा उनका गम कम कर सके। आई डोंट नो कैसे होगा। जुनासे के जो नाना थे उनको जब पता चला कि सकाकी बारा को रिलीज़ करा जा रहा है तो उनका ये कहना था, द रियल क्वेश्चन इज़ कि क्या वो एक्चुअल में बदल गया है या नहीं। आई बिलीव कि उसको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी दोबारा से अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए, बट क्राइम जो उसने कमिट करे हैं वो इर्रेडीमेबल हैं। आई होप वो ये जानता हो एंड वो ये ना भूले एंड अपनी आगे की जितनी भी उसकी लाइफ है वो इसी दुख में गुजारे। 2003 में जब सकाकी बारा को रिलीज़ करा गया था तो कंडीशन ये थी कि वो हर महीने जाकर अपने पुलिस स्टेशन में ये बताएगा कि हाँ वो अभी भी वहीं पर है। लेकिन उसके एक साल बाद ही 2004 में ये हुआ कि अब उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है पुलिस को बार बार ये बताने की कि वो हाँ भाई अभी भी यहीं पर है, उसने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करा है। अब वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह कहीं भी जा सकता था बिना पुलिस को बताए। तो 2004 के बाद वो एकदम ही गायब हो गया, किसी को नहीं पता था वो कहाँ गया, इवन पुलिस को कोई खबर नहीं थी उसकी एंड इवन उसके डैड से वो कांटेक्ट करता रहता था जेल से रिलीज़ होने के बाद कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ ये सब। लेकिन 2004 के बाद उसके डैड ने ये बताया कि उनको भी नहीं पता कि उनका बेटा सकाकी बारा कहाँ गया। अब 2004 के बाद किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया, कहाँ है ये सब। तो लोग भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लग गए थे, विक्टिम्स की फैमिलीज़ को भी कुछ नहीं परवाह थी, वो भी अपने आप को कोप अप करने की कोशिश कर ही रहे थे इतने सालों से, तो वो भी भूल गए थे सकाकी बारा को एंड सारे ही लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लग गए थे। बट 2015 में सकाकी बारा फिर से स्पॉटलाइट में आता है। इस बार वो अपनी एक बुक लेकर आया था, उसने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी जिसमें कि उसने अपनी पूरी इस क्राइम लाइफ को, जो भी क्राइम हिस्ट्री रही थी उसकी बचपन की, उसको डिस्क्राइब करा था। एंड अगर तुम कंफ्यूज थे कि मुझे इतनी सारी बातें उसके बारे में कहाँ पता चल रही थी कि लाइक उसने इस इंसिडेंट के बाद क्या सोचा, उसने इस इंसिडेंट के बाद क्या कहा, तो बेसिकली मैं उससे मिलने नहीं गया था बल्कि उसने अपनी बुक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। उसने अपनी बुक में यही सब लिखा हुआ है कि किस इंसिडेंट के बाद क्या चीज़ हुई एंड किस इंसिडेंट के बाद उसे कैसा फ़ील हुआ एंड उसने उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या सोचा था वो करते हुए। दूसरी बात ये थी कि जो बुक थी, तुम्हें हैरानी होगी बट ये बुक जैसे ही रिलीज़ हुई इसकी 10,000 कॉपीज़ सेल हो गई थी एंड ये सारी जो बुक्स की रॉयल्टीज़ वगैरह थी ये सकाकी बारा के पास ही थी। तो ये जितने भी लोगों ने बुक्स वगैरह ख़रीदी थी इनका एट द एंड जो प्रॉफिट था वो सकाकी बारा के पास ही जाना था। ये जानते हुए भी 10,000 से ज़्यादा बुक्स सेल हो गई थी रिलीज़ होते ही। उस साल की बेस्ट सेलर भी बनी थी ये बुक, जो कि एक सीरियल किलर ने लिखी है, अपनी सीरियल किलिंग्स पर लिखी हैं। ये बुक बेस्ट सेलर बनी थी उस साल की, क्योंकि जितना भी इसका पैसा था वो एट द एंड सकाकी बारा के पास ही गया था। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि सकाकी बारा ने इस बुक से जितना भी पैसा वगैरह आया वो विक्टिम की फैमिलीज़ को भेजा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो कह रहा था ना कि उसका मन करता है कि वो कंपनसेट कर सके पैसे वैसे देकर विक्टिम्स की फैमिली को, बट उसने वो भी नहीं करा था। कुछ टाइम बाद सकाकी बारा ने एक वेबसाइट भी खोली थी जिस पे कि उसने काफ़ी ज़्यादा अजीब से फ़ोटोशॉप्ड फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करे थे, अपने बारे में इंफॉर्मेशंस अपलोड करी थी, अपना वेट, अपनी हाइट, ये सारी चीज़ें। आई डोंट नो क्यों। एंड ये जो फ़ोटोज़ थे इसमें उसने अपना जो सर था, अपना जो फेस था उसको कवर कर रखा था एंड अपने बॉडी में अलग अलग मॉडिफिकेशंस कर रखी थी। ये सारी चीज़ें तुम्हें दिख ही रही होंगी।
अब ये सारी चीज़ें देखकर लोगों ने ये सजेस्ट करा कि सकाकीबारा सिर्फ़ और सिर्फ एक अटेंशन सीकर था एंड वो उसने क्या सोचा कि मैं एक बुक लिखता हूँ जिसमें कि मैं ये सारी बातें डिस्कस करूँगा एंड लोग इसे वो ख़रीदेंगे मेरे बारे में जानने के लिए और मुझे पैसे मिलेंगे। तो बेसिकली वो फ़ायदा उठा रहा था, वो प्रॉफ़िट करना चाह रहा था अपने विक्टिम्स की जान के ऊपर। अब आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए इसके बारे में, बट लाइक इट इज़न्ट इट क्वाइट डिस्टर्बिंग ऑल्सो कि लाइक एक किलर है, उसने पहली बात तो ये 10,000 लोग कौन थे जिन्होंने बुक खरीदी। चलो उन्हें ये भी ना पता हो कि एट द एंड पैसा सकाकीबारा के पास जाना है, बट स्टिल क्या सेंस बनता है एक ऐसी बुक ख़रीदने का जिसमें कि सीरियल किलिंग्स के बारे में बताया गया हो एंड क्या सीरियल किलर सोच रहा था उस टाइम पर ये बताया गया हो। आई डोंट नो, बट लाइक एक एनालिसिस वाला जो मैं कह रहा था, देखो काफ़ी सारे लोगों का मैंने देखा था कमेंट वो उस वाली वीडियो पर कि ये जो किलर है वो उसके पेरेंट्स की गलती थी कि वो इतने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते थे, उसको अकेला छोड़ दिया, उसकी फैमिली उसके आसपास के लोगों की गलती थी एंड ऑल। एंड मुझे लगता है एक बार को ये बात सही भी है, बट लाइक ही हैड अ चॉइस। मुझे ये लगता है कि उसके पास चॉइस थी बिकॉज़ वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड उसके फादर के पास पैसे तो थे ही, तो वो फ़ंड तो कर ही रहे थे उसकी एजुकेशन को। तो उस केस में भी उसके पास पैसा था, वो पढ़ाई में अच्छा था एंड वो इंग्लिश का प्रोफेसर बन सकता था आगे जाकर। एंड अगर उसने बीच में मांगा लिखना भी शुरू कर दिया था तो वो मांगा ही लिख लिख कर बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकता था, बट उसने एक दूसरा पाथ चुना एंड वो गलत रास्ते की तरफ चला गया। उसके बाद 2 चीज़ें थी जिनमें कि वो एक्सेल कर सकता था, जो कि अच्छी चीज़ें थी, बट उसने नहीं करा। तो मेरा मानना यह है कि एट द एंड इट्स जस्ट अपॉन यू कि लाइक व्हाट यू चूज़। अब अगर तुम उसी केस से देखो, चलो उसका तो हम ये मान सकते हैं कि उसके पेरेंट्स वगैरह बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे एंड ये सब, बट इस केस में तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लाइक पैसे की भी ऐसे कोई कमी नहीं थी सकाकीबारा की फैमिली को एंड एजुकेशन भी चल रही थी एंड उसके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो फिर अब तो तुम ये नहीं कह सकते कि लाइक उसके पेरेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बेकार थे एंड ऑल, बिकॉज़ वो उनकी तो कोई गलती नहीं थी। इस केस में भी यही देखने को मिलता है कि सकाकीबारा ने खुद ही एक ऐसा रास्ता चुना जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत था। देन ये दोनों ही केसेस में मुझे तो यही समझ में आया कि व्हाट रियली मैटर्स इज़ लाइक व्हाट यू चूज़, कि लाइक तुम्हारे पास ही चॉइस है कि या तो तुम अपनी सारी ये जो दिक्कतें हैं तुम्हारी उनको ख़त्म करने के लिए या फिर उनको और बढ़ाने के लिए किसी ऐसी चीज़ में घुस जाओ जो कि बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही बर्बाद कर देगी तुम्हें, या फिर तुम उन्हीं दिक्कतों से लड़ने की कोशिश करो, उन्हीं प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश करो एंड ट्राई करो एक ऐसा रास्ता चुनने की जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो तुम्हारे फ्यूचर के लिए एंड तुम्हें एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन होल्ड करवा सके सोसाइटी में। या तो लाइक मैंने तो यही चीज़ नोटिस करी इन दोनों केसेस में एंड होपफुली ये वीडियो एडिट हो जाए। अगेन मुझे हर केस को रिकॉर्ड करने के बाद यही लगता है कि एडिट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, एक लीनियर स्टोरी लाइन बन पाएगी नहीं बन पाएगी, कि समझ आ जाए लोगों को ये केस। तो अगर तुम्हें समझ आया है तो बढ़िया है, नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।